दिन खलजी के सक्सेसर्स थे मुबारक शाह और खुसरो शाह। खुसरो शाह को दीपालपुर का गवर्नर गाजी मलिक मार देता है और थ्रोन को असेंड कर लेता है। टाइटल लेता है गियासुद्दीन तुगलक इन 1320। तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर है गियासुद्दीन तुगलक, ये एक्चुअली दीपालपुर का गवर्नर था गाजी मलिक। इसका नाम गाजी मलिक था। इसकी तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक चलती है। इसका बेटा जूना खान वारंगल भेजा जाता है। वहाँ ये प्रताप रुद्र को हरा देता है और रिच बूटी भी लेकर आता है। गियासुद्दीन दिल्ली के पास तुगलकाबाद का फाउंडेशन करता है। ऐसा कहते हैं कि इसका जो बेटा था उलुग खान, वो इसको ट्रेचरसली मार देता है और थ्रोन को असेंड कर लेता है और टाइटल लेता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो एक ग्रेट रूलर प्रूफ होगा, ये 1325 में टाइटल लेता है। इसका एक्चुअल नाम उलुग खान था। Muhammad bin Tughlaq 1325 to 51. He was a very attractive character in the history of medieval India owing to his ambitious schemes and novel experiments. So इसके जो experiments थे वो novel थे। इसका जो successor होगा फिरोज शाह तुगलक, उसकी तरह नहीं थे। आगे हम देखेंगे कि जो फिरोज शाह तुगलक है, सिकंदर लोदी है और औरंगजेब होगा जो मुग़ल डायनेस्टी से, ये सब बायगॉट थे। बिल्कुल भी रिलीजियस टॉलरेंस नहीं था। ऑन द अदर हैंड जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसको आप मान सकते हो कि अकबर की तरह है। बट इसके जो इंटरप्राइजेज और नोवल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दे एंडेड इन मिजरेबल फेलियर्स बिकॉज दे वर ऑल फॉर अहेड ऑफ देयर टाइम। रिलीजियस मैटर्स को लेकर टॉलरेंट है। तो इसके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम देखते हैं इसने मेंटेन किए हुए थे फॉर ऑफ कंट्रीज़ के साथ, इजिप्ट, चाइना, ईरान के साथ में। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड मैनी लिबरल एंड बेनिफिशियल रिफॉर्म्स। उसके सारे रिफॉर्म्स फेल हो जाते हैं। इसके टाइम पर जो राइटर्स थे, इसामी, बरानी, इब्न बतूता, ये लोग ना कोई भी क्लियर पिक्चर हमें नहीं दे पाए हैं, करेक्ट पिक्चर इसकी पर्सनैलिटी का नहीं दे पाए हैं। लेकिन हाँ, ये अकेला ऐसा दिल्ली सल्तनत का रूलर था हु हैड रिसीव्ड कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेरी, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एजुकेशन। तो काफ़ी एजुकेटेड था। ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। वो देवगिरी को अपनी सेकंड कैपिटल बनाना चाहता था सो दैट ही माइट बी एबल टू कंट्रोल साउथ इंडिया बेटर। तो ये बहुत प्रिपरेशन करता है कि जो रॉयल हाउस होल्ड हैं, उलेमास हैं, सूफीज़ हैं, इनको दिल्ली से देवगिरी ले जाया जाए, जिसको दौलताबाद नाम रखता है ये देवगिरी का। जब ये लोग रेजिस्ट करते हैं तो सुल्तान अपने ऑर्डर्स को रूथलेसली इन्फोर्स करता है, जो कि इस पॉपुलेशन के लिए, दिल्ली की पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स क्रिएट करता है। देवगिरी और दिल्ली के बीच डिस्टेंस थी 1500 किलोमीटर्स की। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हीट से ना बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो 2 साल बाद सुल्तान दौलताबाद को अबैंडन करते हैं और कहते हैं कि दिल्ली वापस चलते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि इनका एक फेलियर यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल को लेकर। इन्होंने सोचा कि देवगिरी, जिसको इन्होंने रीनेम किया दौलताबाद, लेकिन फिर इनको वापस दिल्ली जाना ही पड़ा। बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी यहाँ पे। सेकेंड है टोकन करेंसी। 1329 से 30 के बीच ये टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि सिल्वर की शॉर्टेज थी वर्ल्ड में 14 सेंचुरी में। और जो कुबलाई खान था चाइना का, उसने पेपर मनी इंट्रोड्यूस करी थी। सेम ये क्या करते हैं, कॉपर कॉइन्स एट पर विद द वैल्यू ऑफ सिल्वर टंका कॉइन्स इशू करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं न्यू कॉइन्स को फोर्ज करने से। जो गोल्ड स्मिथ्स होते हैं, दे बिगेन टू फोर्ज द टोकन कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल। Soon the new coins were not accepted in the markets. Finally, Muhammad bin Tughlaq stopped the circulation of token currency and promised to exchange silver coins for the copper coins. अब बहुत सारे लोग कॉइन्स को एक्सचेंज करने जाते हैं, लेकिन जो ट्रेजरी है वो एम्प्टी हो जाती है। बरानी लिखते हैं कि जो कॉपर कॉइन्स के हीप थे वो रोड साइड पर पड़े रहते हैं तुगलकाबाद में। इतने ज़्यादा कॉपर कॉइन्स हो गए थे। पहले इनका ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फेलियर निकला, फिर इनका टोकन करेंसी भी फेलियर निकला। अब देखते हैं टैक्सेशन इन दोआब। दोआब रीजन है गैंजेस और यमुना रिवर्स के बीच में। ये जो 2 एक्सपेरिमेंट्स इनके फेल हो चुके थे, इसकी वजह से अब इनको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। तो ऐसे में ना ये दोआब में टैक्स बढ़ा देते हैं, रेवेन्यू बढ़ा देते हैं, लैंड रेवेन्यू। बट इट वॉज एन एक्सेसिव एंड आर्बिट्रेरी स्टेप ऑन द फार्मर्स। और साथ में सीवियर फेमाइन भी आ जाता है। वैसे में पीसेंट्स रिवोल्ट करने लगते हैं।
ये गांव से भाग जाते हैं, पर यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक बहुत हार्श मेजर्स लेते हैं, उन्हें कैप्चर करते हैं, उन्हें पनिश करते हैं और रिवोल्ट्स को भी क्रश कर दिया जाता है। यहाँ पे हमें इनका नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिख रहा है। नेक्स्ट है इनके एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। अब सुल्तान को रियलाइज़ हो जाता है कि एडिक्वेट रिलीफ मेजर्स और एग्रीकल्चर में प्रमोशन ही रियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम का। चलो उन्हें कम से कम ये चीज़ रियलाइज़ है, हम ये भी देख रहे हैं। ये फ़िरोज़ शाह तुगलक की तरह तो नहीं है। अब ये एक स्कीम लॉन्च करते हैं, टक्कावी लोन्स, जो कि कल्टीवेटर्स के लिए लोन्स थे, जैसे कि फार्मर्स सीड खरीद सकते थे और कल्टीवेशन को एक्सटेंड कर सकते थे। एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी एग्रीकल्चर का बनाया जाता है, दीवानी कोही। ये दीवानी कोही वाला क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर आया था। मॉडल फार्म under the state was created in an area of 64 square miles for which the government spent 70 lakh tankas. This experiment was further continued by Firoz Tughlaq. तो इनका कैपिटल ट्रांसफ़र फेलियर रहा, इनका जो टोकन करेंसी था वो फेलियर रहा, जो इन्होंने टैक्सेशन बढ़ा दिया ये भी गलत था। बट इन्होंने जो रिफॉर्म्स किए हैं, जो टक्कावी लोन्स का इंट्रोडक्शन था, ये काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि अगर पीसेंट्री खुश है तो बेनिफिट होता है। तो ऐसे में इनका जो सन होगा फ़िरोज़ तुगलक, वो भी इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा। बट इनके अब हम कुछ रिबेलियंस देखते हैं जो कि इनके लेटर पार्ट में ये देखते हैं। ये रिबेलियंस हैं इनके नोबल्स और प्रोविंशियल गवर्नर्स से। यहीं से निकलेगी मदुरई सल्तनत। मदुरई सल्तनत अगर आप कभी भी देखते हो ये तुगलक डायनेस्टी से ही निकली है। यहाँ पे जो हसन शाह था, ये मदुरई सल्तनत इस्टेब्लिश करता है। 1336 में विजयनगर किंगडम भी फाउंड हो जाता है और 1347 में बहामनी किंगडम भी इस्टेब्लिश हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं, मदुरई सल्तनत, बहामनी किंगडम, विजयनगर किंगडम, इनका इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, क्योंकि इनके जो नोबल्स हैं और प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं वो रिबेल कर रहे हैं और अपने अपने किंगडम्स बना रहे हैं। जो ऊत के गवर्नर हैं, मुल्तान के गवर्नर हैं, सिंध के गवर्नर हैं, ये लोग भी रिवोल्ट कर दे रहे हैं। और गुजरात में तागी रिवोल्ट करते हैं, जो तागी हैं गुजरात के, वो रिवोल्ट करते हैं। हु स्पेंड नियरली 3 years इन चेजिंग हिम। मोहम्मद बिन तुगलक की हेल्थ ख़राब होने लगती है और वो 1351 में मर जाते हैं। बदाऊनी के अकॉर्डिंग सुल्तान वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल फ्रॉम द सुल्तान। ये सुल्तान भी बहुत परेशान थे, सब रिवोल्ट कर रहे हैं, सब ने अपना अपना इंडिपेंडेंट किंगडम्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं। बरानी के अकॉर्डिंग मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स। हिज रेन मार्क द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इट्स डिक्लाइन। उनके जो एम्पायर में इतने सारे ऑपोजिट्स थे, तो इनका जो डिक्लाइन था उसकी स्टार्टिंग इनके रेन में हो चुकी थी। अब आता है फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ तुगलक है 1351 से 1388। इसे ना नोबल्स जो होते हैं वो चूज़ करते हैं। हमने देखा कि नोबल्स पहले से रिबेल कर रहे थे, तो ये इसे चूज़ करते हैं। इसका जो चूज़ करने का तरीका है वो थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि इसे नोबल्स ने चूज़ किया है। अब ये क्या करता है, जो तेलुगु ब्राह्मण था इसे ये अपॉइंट करता है अपना वज़ीर। वज़ीर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर में। तेलुगु ब्राह्मण था, जब ये कन्वर्ट करेगा तो इसका नाम हो जाएगा खानी जहाँ मकबल। दी वज़ीर हेल्ड द सुल्तान इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेन द प्रेस्टीज ऑफ द सुल्तान ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इनके मिलिट्री कैंपेन्स की बात करते हैं। इनके सक्सेशन के बाद फ़िरोज़ शाह को प्रॉब्लम होती है डिसइंटीग्रेशन को प्रिवेंट करने की। जो दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन हो था उसको प्रिवेंट करना था इनको। ये अपनी जो नॉर्थ इंडिया की अथॉरिटी है उसको सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं, इंस्टेड ऑफ रीअसर्टिंग हिज अथॉरिटी ओवर डेक्कन एंड साउथ इंडिया। तो साउथ पे या डेक्कन पे ये अपना रीअसर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। इनका काम है, ये कर रहे हैं कि हम अपना नॉर्थ इंडिया को सेफगार्ड करें। इनके जो 2 एक्सपीडिशंस थे बंगाल के लिए, वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बंगाल फ्री हो जाता है इनके कंट्रोल से, और फिर अगला इनका कैंपेन होता है जजनगर, जो कि ओडिशा में है, और वहाँ से ये रिच बूटी लेकर आते हैं टेम्पल से। फिर ये नगर कोर्ट के लिए मार्च करते हैं और इसके रूलर को ट्रिब्यूट पे करने के लिए इन्फोर्स करते हैं।
इनके कैंपेन में ये 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर आता है ज्वालामुखी टेम्पल लाइब्रेरी से और फिर उनको पर्शियन में ट्रांसलेट कराता है। फिरोज शाह थट्टा जो सिंध में है वहाँ पे मार्च करता है और वहाँ पे रिबेलियन को क्रश कर देता है। अब इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करते हैं। फिरोज तुगलक वॉज मोर नोटेबल फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता था उलेमास को इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी रिलीजन को स्टेट से मिला दिया जाता है तो ऐसे कंडीशंस में हमेशा इस टाइप के सिचुएशंस ही डेवलप होते हैं, जैसे कि सिकंदर लोदी का था जो बायगॉट था, और ये भी वैसे ही, और औरंगजेब के केस में भी ऐसा ही था। इन तीनों को एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। ये जो नोबल्स हैं उनको प्लीज़ करने के लिए हेरिडिटी सक्सेशन को प्रायोरिटाइज करते हैं। इक्ता सिस्टम न सिर्फ रिवाइव होता है बट हेरिडिटरी भी बना दिया जाता है। इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग जो टैक्स लिवाई किया जाता है उनमें जिजिया जो कि नॉन मुस्लिम्स पर इम्पोज़ किया जाता है। ये पहले सुल्तान था जिसने इरिगेशन टैक्स भी इम्पोज़ किया था। अब इरिगेशन टैक्स भी इम्पोज़ हो गया है, बट एट द सेम टाइम ही डग इरिगेशन कैनल्स एंड वेल्स एज वेल। लॉन्गेस्ट कैनाल था 200 किलोमीटर्स का सतलज से हंसी रिवर तक। अनदर कैनाल था यमुना से हिसार तक। यमुना और हिसार हरियाणा में। देर वर अबाउट 1200 फूड गार्डन्स एंड अराउंड दिल्ली यील्डिंग मोर रेवेन्यू। दिल्ली के आसपास फ्रूट गार्डन्स हैं जिससे इनको और ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। स्पेशल टैक्स ऑन 28 आइटम्स वॉज अबॉलिस्ड बाय हिम। वो भी इसलिए क्योंकि इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट थे, तो ऐसे में इसने जो 28 आइटम्स पर टैक्स थे वो हटा दिए थे। तो ये थोड़ा सा अपने रिलीजन की तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा है, तो ऐसे में वो सिर्फ इस्लामिक लॉ को और उलेमास को फॉलो कर रहा है। ही ऑल्सो डेवलप्ड रॉयल फैक्ट्रीज कॉल्ड कारखानास इन विच थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स वर एम्प्लॉयड। अबाउट 300 न्यू टाउन्स बनते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है फ़िरोज़ाबाद जो रेड फोर्ट के पास है, आगरा में, हमें पता है, दिल्ली के पास, सॉरी, ये दिल्ली वाला फ़िरोज़ाबाद है। नाउ कॉल्ड फ़िरोज़ शाह कोटला। अब इसको हम फ़िरोज़ शाह कोटला कहते हैं। ओल्ड मॉन्यूमेंट्स जमा मस्जिद और कुतुब मीनार को भी ये रिपेयर कराता है। नया डिपार्टमेंट बनाता है दीवान खैरात, जिसमें कि ऑर्फन्स और विडोज़ का केयर किया जाता है। फ्री हॉस्पिटल्स और मैरिज ब्यूरोज़ पुअर मुस्लिम्स के लिए बनाए जाते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स भी दीवानी बंदागनी भी बनाता है। इसने रॉयल फैक्ट्रीज़ कारखानाज खोले हुए थे। अब साथ में हम देखते हैं कि फ़िरोज़ शाह पैट्रोनाइज स्कॉलर्स लाइक बरानी और अफ़ीफ़। तो बरानी और अफ़ीफ़ ये दोनों यहाँ पर स्कॉलर्स हैं। ही वॉज गाइडेड बाई द उलेमाज, सो ही वॉज इनटॉलरेंट अबाउट शिया मुस्लिम्स एंड सूफीज़। तो ये कट्टर मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम है, ना ही ये शिया मुस्लिम्स के लिए टॉलरेंट है और ना ही सूफीज़ के लिए टॉलरेंट है। और हिंदू को तो ये सेकंड ग्रेड सिटीजन्स मानता है और उन पर जिजिया इम्पोज़ करता है। तो जिजिया इम्पोज़ करता है। इस रिस्पेक्ट में मान सकते हैं कि प्रीकर्सर है सिकंदर लोदी और औरंगजेब की, जैसा कि हमने अभी कहा। ही इंक्रीज द नंबर ऑफ स्लेव्स बाई कैप्चरिंग द डिफीटेड सोल्जर्स एंड यंग पर्सनस। जब भी ये सोल्जर्स को हराता है अपनी अगेंस्ट जो टीम है उन लोग को ही स्लेव्स बना लेता है, और जो यंग पर्सनस हैं उन्हें स्लेव बना लेगा। के टाइम पर इतने स्लेव बढ़ा लिए थे इसने कि 1,80,000 स्लेव्स हो गई थी, 1,80,000। फिर ये 1388 में मर जाता है और द स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन सुल्तान एंड द नोबल्स स्टार्टेड वंस अगेन। अब नोबल्स तो पहले से ही हैं बीच में, जो सुल्तान के लिए प्रॉब्लम है। साथ में जो इसके सक्सेसर्स आएंगे उन्हें स्लेव्स का भी रिबेलियन देखने को मिलेगा, जो प्रॉब्लम फ़िरोज़ शाह ने क्रिएट करी है। अब इसी के आगे क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत और ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। देखो डिसइंटीग्रेशन तो होना ही था, जब भी ऐसा होता है इन स्टेप्स की वजह से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। जब औरंगजेब ने ऐसा किया था तब भी डिसइंटीग्रेट हुआ था। जब भी कोई स्टेट के साथ रिलीजन को ऐड करता है तो ऐसा ही होता है। सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के बाद में बाबर आ जाते हैं, तो इनके केस में भी ऐसा ही हुआ था। खैर चलिए आगे देखते हैं। तो जो बहुत सारे प्रोविंसेस थे, मालवा, गुजरात, ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। तिमूर का इन्वेजन होता है 1398 में, जो कंडीशन को और वर्स कर देता है। तिमूर दिल्ली पर 3 टाइम्स सैक करते हैं और ऐसे में कोई अपोजिशन भी नहीं था, तो
और थाउजेंड्स पीपल को मार भी देते हैं। बहुत सारी वेल्थ ले जाते हैं। ये 1399 में विथड्रू करते हैं इंडिया से एंड इज इन्वेजन इनफैक्ट डिलीवर्ड अ डेथ ब्लो टू द तुगलक डायनेस्टी। वो अब हम देखते हैं कैसे कि यहाँ पर जो खिज्र खान है उसको तिमूर अपॉइंट करके जा रहे हैं मुल्तान का गवर्नर, जो कि बाद में दिल्ली को कैप्चर कर लेगा और सैयद डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ सैयद डायनेस्टी में भी हमें फिरोज शाह जैसा एक रूलर देखने को मिलेगा, सिकंदर लोदी। और फिर जो उसका सक्सेसर इब्राहिम लोदी था वो भी बहुत एरोगेंट था और नोबल्स को इंसल्ट करता था। तो बाद में गवर्नर जो होगा जो पंजाब का, दौलत खान लोदी, वो बाबर को बुलाएगा और बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में उसे हरा के मुगल किंगडम स्टार्ट करे।